इसके मुखिया हैं वो, और दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये 16 फरवरी 2020 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये चुनाव हुआ था 8 फरवरी को ही 2020 को, उसी दिन मतदान हुआ था। इसमें मतदान का प्रतिशत रहा 62.59%। आम आदमी जो कि पिछली बार 67 सीट लेकर आई थी, कुल 70 सीटों के विधानसभा में 67 सीट पिछले चुनाव में लाई थी, और इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ और वो 62 सीट रही। 70 में से 62 सीट पर रही आम आदमी पार्टी, और जो 70 में से 67 आम आदमी पार्टी का था और 3 बीजेपी का था पिछली बार। बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हुआ और बीजेपी कुल 8 सीटों पर रही। और इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा किसी पार्टी को भी कोई सीट प्राप्त नहीं हुआ, और सारे पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों का जो है जमानत जब्त हो गया। वोट प्रतिशत देखिए, आम आदमी पार्टी का 53.57%, जो कि पिछली बार 54.34% था, यानी कि 1% से भी कम का नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी का देखिए, जो कि पिछली बार 32.19% था, इस बार 38.51%, कुल 6% से अधिक का फायदा हुआ है। यानी कि अदर पार्टी जो है कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां जो हैं उनके वोटों का नुकसान हुआ है। स्टेटस ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020, भारत में पक्षियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट है, जो कि 17 से 22 मई 2020 के बीच गुजरात के गांधीनगर में संपन्न प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र की 13वीं अभिसमय COP13 में जारी किया गया। COP13 जो है प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र का 13वां अभिसमय COP13 जो है 17 से 22 मार्च 2020 के बीच गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ। इसी में एक रिपोर्ट जारी किया गया, जो रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020। इसमें पक्षियों के संबंध में ढेर सारी स्थितियां बताई गई हैं। आगे हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और देश में पक्षियों की स्थिति के संबंध में अपने किस्म की यह पहली रिपोर्ट है। इसमें पक्षियों के कुल 867 प्रजातियों को शामिल किया गया है, और उस 867 में 101 प्रजातियों के प्रति उच्च संरक्षण चिंता व्यक्त करते हुए इनके प्रति तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। उस रिपोर्ट में 309 प्रजातियों के संरक्षण के लिए मध्यम और 435 प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्न स्तर की चिंता व्यक्त की गई है। और इसमें पिछले 25 वर्षों का रिपोर्ट है, 25 वर्षों की स्थितियों का रिपोर्ट है। बताया गया कि पिछले 25 वर्षों में कमी आई है किन किन पक्षियों में। चील, बाज, समुद्र तटीय प्रवासी पक्षी, पश्चिमी घाट के पक्षी, इनकी संख्या में कमी आई है। वृद्धि किसमें हुआ है? खास रूप में उल्लेख किया गया है मोर का, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी संख्या में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त जंगली कबूतर, चमकदार आइबिस, एसिप्रिनिया, प्लेनप्रिनिया, नीलगिरी थ्रस, इन सब पक्षियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है पिछले 25 वर्षों में। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ देखिए गौरैया, घरेलू गौरैया जो है स्पैरो, जिसको हम घरेलू चिड़िया भी बोलते हैं। घरेलू गौरैया जो है बड़े शहरों में गौरैया दुर्लभ हो गई है, लेकिन देश में इसकी संख्या लगभग स्थिर बताई गई है इस रिपोर्ट में। गौरैया के संरक्षण हेतु इसे दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु परिसीमन आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू हुआ, जिसके तहत ये राज्य से यूटी में तब्दील हो गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित किया गया। इसके बाद जो है इसका परिसीमन होना है, तो परिसीमन आयोग का गठन जो है चुनाव आयोग नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा इसमें। और परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। अभी तक जो है सामान्य स्थिति में परिसीमन जब भी राज्यों का होता था, लेकिन यहाँ तो चूंकि राज्य का पुनर्गठन हो रहा है इसलिए इसका 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। 31 अक्टूबर 2019 से लागू राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने से 2026 तक परिसीमन न कराने का पुराना निर्णय स्वतः खारिज हो गया। इस केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस 114 में जो है 114 में 24 सीटें होंगी पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के लिए, और शेष जो है बच गए 90। तो प्रभावी जो हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमारे भारत के कब्जे में है, भारत के क्षेत्र में है, उसमें विधानसभा की सीटों की संख्या 90 होगी। क्योंकि पीओके जो है वो हमारा ही अंग है, इसलिए उसके लिए भी 24 सीटें निर्धारित हैं। और सांसदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश में 5 सीट होंगे संसद के, और लद्दाख में जो है संसद का 1 सीट होगा। 22वें विधि आयोग के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है 19 फरवरी 2020 को। इसका कार्यकाल जो है, विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और इसमें जो है 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पदन सदस्य होंगे। 1955 से जो है विधि आयोग का गठन होता है। पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था। इसका कार्यकाल 3-3 वर्ष का होता है। और देखिए 22वें विधि आयोग में इसके साथ साथ अधिकतम 5 अंशकालीन सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21वीं विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को ही समाप्त हो चुका है। उसके बाद 22वां गठन नहीं किया गया था, तो 22वें गठन की प्रक्रिया चल रही है। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। पहले विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, और सामान्यतः 3 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। 17 राज्यसभा की 55 सीटों के लिए उपचुनाव 26 मार्च 2020 को निर्धारित किया गया था। इसके लिए जो है चुनाव आयोग घोषणा किया 25 फरवरी को ही घोषणा किया था। और ये ऐसे 55 सीट हैं राज्यसभा के जो कि अप्रैल 2020 में समाप्त हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र के 7 हैं, तमिलनाडु के 6, पश्चिम बंगाल और बिहार के 5-5, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के 4-4, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3-3 सीट हैं, और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के 2-2 सीट, और हिमाचल, मेघालय, मणिपुर के 1-1 सीट होंगे इसमें कुल 55 सीटों में। जियोसैट-1 का प्रक्षेपण 5 मार्च 2020 को किया गया इसरो के स्वदेशी जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 के द्वारा। इसका वजन जो है 2268 किलोग्राम है, और GSLV F-10 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की भारत यात्रा। पहले ये राष्ट्रपति थे, फिर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में इनकी पहली भारत यात्रा है 7 से 11 फरवरी 2020, और प्रधानमंत्री के रूप में इनकी पहली विदेश यात्रा भारत की यात्रा है। 8 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचे, 9 फरवरी को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में और सारनाथ बौद्ध मंदिर गए। 10 फरवरी को बोधगया के महाबोधि मंदिर और बोधगया सेंटर का दर्शन किया उन्होंने। 11 फरवरी को तिरुमाला तिरुपति मंदिर का दर्शन किया उन्होंने। देखिएगा कि फरवरी 2020 में कई विदेशी मेहमान आए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और उनका यात्रा क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये कई स्थानों पर गए। तो किस क्रम में गए और कहाँ कहाँ गए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मालदीव की राष्ट्रमंडल में वापसी 1 फरवरी 2020 से जो है मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल में सदस्य हो गया। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल में फिर से 54 सदस्य हो गए हैं। मालदीव के निकलने से सदस्यों की संख्या 53 हो गई थी, जो कि निकला था कब? अक्टूबर 2016 में सदस्यता त्यागी थी। किस कारण त्यागी थी? मानवाधिकार रिकॉर्ड और लोकतांत्रिक सुधारों में प्रगति के अभाव को लेकर निलंबन की चेतावनी मिलने पर इन्होंने मालदीव ने खुद त्यागपत्र दे दिया था, खुद सदस्यता त्याग दी थी, जिससे कि 54 सदस्यीय राष्ट्रमंडल की सदस्य संख्या 53 हो गई थी। फिर जब 1 फरवरी 2020 से ये फिर से सदस्य हुआ तो फिर से सदस्य संख्या 54 हो गई। जून 2020 में रवांडा के किगाली में होने वाले राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन चोगम 2020 में भाग ले सकेगा अब। और वर्तमान में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि कब से वापस हुआ, कौन सा देश वापस राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है, सदस्य संख्या कितनी है, और चोगम 2020 कहाँ होगा? रवांडा के किगाली में। वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं? स्कॉटलैंड, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री मताहिर मोहम्मद का त्यागपत्र 24 फरवरी 2020 को। क्यों दिया त्यागपत्र? सत्तारूढ़ गठबंधन में आंतरिक उठापटक के कारण। और ये जो है सर्वाधिक उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष थे, 94 वर्षीय। मताहिर जो है विश्व के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री रहते हुए कश्मीर मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर भारत का विरोध कर चुके थे कई बार। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मन संस्था इसके द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष। तभी 2020 में जो है फरवरी में जारी किया गया है, और वो 2019 के लिए जारी किया गया है। फरवरी 2020 में जारी किया गया है, तो आंकड़ा 2019 के लिए है, इसलिए सूचकांक का नाम रहता है 1 साल पहले के लिए। जिस साल के लिए होता है उसी साल के लिए। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 का मतलब ये नहीं कि 2019 में जारी किया गया, बल्कि फरवरी 2020 में जारी किया गया है। और ये देखिए, इसमें भारत की रैंकिंग 180 देशों में 80 है, जबकि 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग
78 था, यानी कि 2 अंक का गिरावट आया है भारत के रैंकिंग में। चीन सहित 4 देशों के साथ संयुक्त रूप से भारत 80 पोजीशन पर है, 80वें स्थान पर चीन सहित 4 देशों के साथ है संयुक्त रूप से। और भारत का सूचकांक जो है 2018 में भी 41 था, इस बार भी 41 है, तो सूचकांक में कोई अंतर नहीं आया है, रैंक में 2 रैंक की गिरावट आई है। और देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो है टॉप नंबर पर है डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से, जिनका अंक 87 है, भारत का 41 है। देखिए अंक इनका 87 है, जो 100% होगा न्यूनतम भ्रष्ट होगा, जिसका अंक 100 होगा न्यूनतम भ्रष्ट, जिसका अंक 0 होगा वो सर्वाधिक भ्रष्ट। तो सबसे जो 180 देश में सबसे भ्रष्ट जो है सोमालिया है, जिसका अंक सिंगल डिजिट में है, 100 में से सिर्फ 9। और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है, 173 रैंक। और देखिए पहला दूसरा तो 2 स्थान पर जो है डेनमार्क न्यूजीलैंड है, पहले स्थान पर 2 देश। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति भूटान की है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट भूटान है, जिसकी रैंकिंग 25 है। और ये देखिए ब्रिक्स देशों के लिए आपको दिया गया है ये डाटा, ब्रिक्स देशों में सबसे खराब स्थिति रसिया की है 137 रैंक, और सबसे अच्छी स्थिति साउथ अफ्रीका की है। भारत और चीन संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर हैं। वन्य जीवों के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन का 13वां COP 13 जो है गांधीनगर में हुआ। भारत 3 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष होगा। भारत 1993-83 से ही इस संधि पर हस्ताक्षर करता रहा है। डुगोंग, व्हेल शार्क और समुद्री कछुआ की 2 प्रजातियों सहित कुल 7 प्रजातियों की पहचान संरक्षण योजना तैयार करने के लिए की गई है। इसका थीम क्या था? माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम, ये इसका थीम था। इसका शुभंकर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि विलुप्त संकटापन्न प्रजाति है, इसको इसका शुभंकर रखा गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश में पक्षियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है, जिसके बारे में पहले देख चुके हैं विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया उन्हें 5 फरवरी 2020 को। एक सदन द्वारा लगाया गया था आरोप, पारित हो गया था। दूसरा सदन जो है सीनेट में इसकी जांच की गई और वहाँ भी 2/3 से पारित होना था, लेकिन सीनेट में जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, जिसके कारण वहाँ पहले से ही मुश्किल था कि पारित हो, और नहीं हो पाया पारित। प्रतिनिधि सभा में महाभियोग को दिसंबर 2019 में पारित किया था। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट में मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के अध्यक्षता में चली। ये बिंदु महत्वपूर्ण है। अब देखिए किनके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चली है। सबसे पहले हैं 1868 में एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध अपराध और दुराचार के मामले में चला था, लेकिन वो भी उच्च सदन सीनेट में पारित नहीं हो पाया। फिर 1998 में बिल क्लिंटन के खिलाफ चला था, वो भी उच्च सदन में पारित नहीं हो पाया। निम्न सदन पारित कर दिया था, उच्च सदन में पारित नहीं हो पाया था। मामला क्या था? मोनिका लेविंस्की के यौन उत्पीड़न के आरोप में। फिर देखिए एक और मामला है, 9 अगस्त 1974 को रिचर्ड निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट स्कैंडल के मामले में महाभियोग कार्रवाई शुरू होने के पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि इन पर प्रक्रिया चली नहीं थी, प्रक्रिया चलने की बात हुई थी तो त्यागपत्र दे दिया था। और ये दोनों निम्न सदन द्वारा पारित हो गया था इन पर महाभियोग, उच्च सदन में पारित नहीं हो पाया, जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित। पाकिस्तान में यह अजीब स्थिति है, जो भी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ मामले चलते रहते हैं। फाइनली उन्हें पता चला, कई बार फांसी की सजा भी दी जाती है, तो कई बार आजीवन कैद। इनको 7 वर्ष का कैद हुआ था, 7 वर्ष का कैद की सजा दी गई थी, कैद की सजा भुगत रहे थे। बीच में ही स्वास्थ्य कारणों से 8 सप्ताह का जमानत लेकर स्वास्थ्य के लिए इलाज के लिए लंदन गए। 26 फरवरी 2020 को जो है इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। इसके पहले देखिए 8 सप्ताह की जमानत पर 29 अक्टूबर को ही लंदन गए थे, और 8 सप्ताह पूरा होने के बाद न इनका कोई मेडिकल रिपोर्ट आया कि इन्हें और जमानत की अवधि बढ़ाई जाए, और नहीं कोई सूचना है, जिसके कारण जो है उन्हें 26 फरवरी 2020 को अंततः भगोड़ा घोषित किया गया। और कहा गया है कि यदि वे शीघ्र स्वदेश नहीं लौटते हैं तो उन्हें अपराधी घोषित किया जाएगा। उन्हें फिलहाल 7 वर्ष की कारावास की सजा काट रहे हैं, वो उसी में जेल में थे। अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। 18 फरवरी 2020 को चुनाव यहाँ सितंबर में ही संपन्न हुआ था, सितंबर 2019 में ही, लेकिन 5 महीने तक ये रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो है वो धमकी दे रही थी कि रिजल्ट घोषित किया जाएगा
इन्हें फिर से अगर विजेता घोषित किया गया तो वो समानांतर सरकार का गठन कर लेगी। इसी धमकी के कारण जो है 5 महीने विलंब से इसका रिजल्ट घोषित किया गया। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट की भारत यात्रा, इसमें भी महत्वपूर्ण है कहाँ कहाँ गए वो और क्रम क्या रहा। 26 से 29 फरवरी 2020 के बीच ये भारत की यात्रा पर रहे। और देखिए 26 फरवरी को नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का अवलोकन किया। 28-29 फरवरी को बोध गया में बौद्ध मंदिर का अवलोकन किया और पूजा अर्चना की। 29 फरवरी को आगरा में ताजमहल का अवलोकन किया। इसके बाद देखिए पारस्परिक सहयोग के 10 विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए म्यांमार के साथ। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा की भारत यात्रा 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच। राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। 15 फरवरी को मुंबई में भारत पुर्तगाल बिजनेस फोरम को संबोधित किया इन्होंने और 16 फरवरी को गोवा में वाटर एवं सीवेज मैनेजमेंट व शिप बिल्डिंग आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा 24-25 फरवरी 2020 के बीच। पत्नी मेलानिया ट्रंप, पुत्री इवांका और दामाद जेरेड कुशनेर के साथ राष्ट्रपति के रूप में इनकी पहली भारत यात्रा है। इसके साथ साथ देखिए बराक ओबामा इकलौते ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर रहते 2 बार भारत की यात्रा की। डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचे। सीधा इनका जो है कार्यक्रम, इसमें खास बात है कि दिल्ली नहीं, सीधा अहमदाबाद पहुंचे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए एयरपोर्ट पर ही अगवानी की इनकी और वहां से सीधे साबरमती आश्रम गए। एयरपोर्ट से सीधे साबरमती आश्रम गए और साबरमती आश्रम से फिर रोड शो करते हुए मोटेरा स्टेडियम गए जहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था। जैसे कि मोदी जी गए थे अमेरिका तो वहाँ हाउडी मोदी कार्यक्रम था, ट्रंप के आने पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। और अहमदाबाद से सीधे ताजमहल का अवलोकन कर यानी कि आगरा गए। वहाँ से फिर 24 फरवरी को ही रात्रि में नई दिल्ली वापस पहुँचे। रक्षा क्षेत्र में सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हुए $3 अरब के रक्षा सौदे पर की घोषणा की गई। 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उनमें मुख्य थे मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के उत्पाद के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त तेल क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन। और वार्ता के पश्चात रात्रि भोज से पूर्व अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख भारतीय उद्यमियों के साथ मंत्रणा की। इसके अतिरिक्त जो है राज्यसभा में जो रात्रि भोज हुआ उसमें देखिए विपक्ष के नेता लोग शामिल नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रात्रि भोज में आमंत्रित होने के बावजूद शामिल नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब देखिए बराक ओबामा अकेले ऐसे राष्ट्रपति रहे अमेरिकी जिन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए 2 बार भारत की यात्रा की। और सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा करने वाले डी आइजनहावर 9 से 15 दिसंबर 1959 को वो भारत की यात्रा पर रहे। 2019-20 की अंतिम द्वैमासिक मौद्रिक नीति घोषित 6 फरवरी 2020 को। इसमें बताया गया कि तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2019 में जो है जीडीपी वृद्धि दर 6.2 रहने का अनुमान। इसके साथ साथ अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इस मौद्रिक नीति में। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 6 फरवरी 2020 को जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग 53 देशों में 40 रही और इसके पहले 2019 में जो है ये जो है 2019 की रैंकिंग है भारत की 50 देशों में 36 थी। तो देशों की संख्या 3 बढ़ी और भारत की रैंकिंग में भी 4 अंक का गिरावट आया, 36 से 40 हो गया। पहला स्थान देखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका का है, कुल 100 पॉइंट में 95.28 पॉइंट मिले हैं इसे। दूसरा स्थान ब्रिटेन का, तीसरा फ्रांस का। भारत और के पड़ोसी देश सिर्फ चाइना और पाकिस्तान इसमें शामिल रहे हैं। तो चाइना की स्थिति भारत से अच्छी है और पाकिस्तान की स्थिति भारत से खराब है। भारत की रैंकिंग 40 है, चाइना की 28, पाकिस्तान की 51। 53 देशों में पाकिस्तान 51वां है, 53वां जो है वेनेजुएला है। और देखिए भारत का जो है 2020 में अंक इतना मिला 38.46। तो भारत के अंक में सुधार हुआ है। 2019 में अंक था 36.04, 2.42 अंक की बढ़ोतरी हुई है भारत के रैंकिंग में। जो सूचकांक मिला है तो इस सूचकांक के अंक में जो है भारत का 2.42 अंक का बढ़ोतरी हुआ है। पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2018-19 ये 10 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया एक रिपोर्ट।
सार्वजनिक उपक्रमों के 2018-19 के दौरान निष्पादन के संबंध में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय का रिपोर्ट है ये। इसमें बताया गया कि मार्च 2019 को केंद्र सरकार के उपक्रमों की कुल संख्या 348 थी। इसमें से 249 उपक्रम कार्यशील थे, 86 उपक्रम निर्माणाधीन थे और 13 उपक्रम बंद होने या परिसमापन के प्रक्रिया में थे। और इसके बारे में देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लाभ में रहे 178 सार्वजनिक उपक्रम का कुल लाभ 174 यानी 1,74,587 करोड़ रुपये था और घाटे में रहे 70 सार्वजनिक उपक्रम का कुल घाटा 31,635 करोड़ रुपये था। निवल लाभ जो है भारत को सार्वजनिक उपक्रमों से 1,42,951 करोड़ रुपये रहा। सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाले 3 सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन हैं? ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और NTPC, यानी टॉप में ONGC। उसी तरह सर्वाधिक घाटे वाले 3 उपक्रम BSNL, एयर इंडिया, MTNL, यानी सबसे अधिक BSNL। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण 2020-21 से 24-25 यानी कि 2020 से 25 5 वर्षों के लिए कार्यक्रम है। इसमें कुल परिव्यय जो है 1,40,881 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें जो है खुले में शौच से मुक्ति ODF के पश्चात, ODF तो हो चुका भारत अब, इसके पश्चात अब सार्वजनिक शौचालयों के बेहतर सुविधाओं ODF प्लस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बिंदु देखिए, ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है महाकाल एक्सप्रेस। ये क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर की तीसरी तेजस रेलगाड़ी। इसके पहले 2 तेजस रेलगाड़ी चल चुकी थी। ये तीसरी चली वाराणसी से इंदौर के बीच 16 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुआ। इसके पहले 2 तेजस रेलगाड़ियाँ जो चली थी, पहली लखनऊ से दिल्ली के बीच और दूसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच। और इसे महाकाल एक्सप्रेस, तीसरी तेजस को महाकाल एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इसका खास कारण यह है कि 3 ज्योतिर्लिंगों का सैर कराते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और ओंकारेश्वर मंदिर इंदौर। यानी कि जो बनारस से होते हुए, वाराणसी से होते हुए इंदौर तक जाएगी वाराणसी से, और रास्ते में उज्जैन भी इसका होल्ट रहेगा। 3 ज्योतिर्लिंग का सैर कराएगा लोगों को। भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इसका प्रारंभ किया गया है। 26 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया और अगले 5 वर्षों में 50 लाख रुपये गैर किराया राजस्व का अनुमान है कि रेलवे को प्राप्त होगा। कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में वृद्धि। विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट। उसके हिसाब से जो है 2018 की तुलना में 2019 में कुल कच्चे इस्पात जो है उसके उत्पादन में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में कच्चे इस्पात का कुल वार्षिक उत्पादन इतना मिलियन टन रहा, 1,869.9 मिलियन टन, जबकि 2018 में रहा 1,808.6 मिलियन टन। ब्रैकेट में जो है 2018 के आंकड़े हैं। 2019 में भारत में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 112.2 मिलियन टन रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है 2018 की अपेक्षा 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। और भारत का जो ये रहा 111.2 मिलियन टन, ये कुल वैश्विक उत्पादन का 5.9% था। 5 सबसे बड़े इस्पात उत्पादक, कच्चे इस्पात का उत्पादक देश देखिए। चाइना जो कि अकेले 53.3% करता है वैश्विक उत्पाद का। दूसरा स्थान जापान का, भारत का है, और जापान, अमेरिका और रूस तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं। 2019-20 में देश के कृषि उत्पादन संबंधी कृषि मंत्रालय का दूसरा अग्रिम अनुमान 18 फरवरी 2020 को जारी किया गया। इसमें अनुमान व्यक्त किया गया है कि चावल, गेहूं सहित कुल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। अटल भूजल योजना के वित्तीयन हेतु विश्व बैंक से समझौता हुआ है। $450 मिलियन यानी कि 45 करोड़ रुपये का ऋण हेतु 12 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में समझौता हुआ है विश्व बैंक के साथ। और अटल भूजल योजना जो कि 2019 में शुरू किया गया है 7 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 78 जिलों के 8,350 गाँव में ये चलाया गया है। और 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्षों में कुल 6,000 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें आधी राशि विश्व बैंक के ऋण द्वारा और शेष राशि केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्ष पूर्ण। सरकार ने किसानों के फायदे के लिए जो है मृदा के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू किया था 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पूर्ण हुआ कब? 19 फरवरी 2020 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में।
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020 अमेरिका के एक स्वतंत्र थिंक टैंक द्वारा फरवरी 2020 में जारी किया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020 इसमें बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए 2019 में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है और 2019 में भारत का जीडीपी जो है $2.94 ट्रिलियन रहा। पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के पश्चात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि नॉर्मल स्थिति में जो है वो तो पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत की रैंकिंग 5वीं है, लेकिन पीपीपी आधार पर जो है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरी, भारतीय थर्ड हो गया और पहला स्थान जो है चाइना और दूसरा अमेरिका का रहा पीपीपी के आधार पर। पीपीपी के आधार पर 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10.51 ट्रिलियन डॉलर, ऐसे जो कि 2.9 है वो पीपीपी के आधार पर 10.51 डॉलर रहा ट्रिलियन डॉलर। और सबसे तेज वृद्धि वाले सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 60%, यानी 2019 में सेवा क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में 60% योगदान और रोजगार के में योगदान जो है 28%, सेवा क्षेत्र का रोजगार में 28% योगदान। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक के अनुसार जो है 27 फरवरी 2020 को शाम 7 बजे विश्व की जनसंख्या 7,76,72,11,755 थी, यानी 776 करोड़ पार, 7 अरब 76 करोड़ से अधिक हो गई है विश्व की जनसंख्या 27 फरवरी 2020 को। और विश्व की जनसंख्या में प्रतिदिन 2,21,718 की वृद्धि हो रही है। 2019-20 में राष्ट्रीय आय के संबंध में सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2020 को जारी किया गया। इसमें 2019-20 में जीडीपी में 5% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया, जो कि विगत 11 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर है। 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 6.1% था। 2019-20 में ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है इसमें 4.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। और देखिए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2019-20 में जो है स्थिर मूल्य पर इतना रहने का अनुमान, जबकि चालू मूल्य पर 1,34,432 रहने का अनुमान। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 95,706, 2018-19 में दिया गया है ब्रैकेट में, उसकी अपेक्षा स्थिर मूल्य पर 3.9% की वृद्धि हुई है और चालू मूल्य पर 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के नए राजदूत फरवरी 2020 में नियुक्त किए गए। जी नारायण इसरो के वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं फरवरी 2020 में। राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं फरवरी 2020 में। अश्विनी लोहानी का स्थान लिया है इन्होंने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड कैडर के अधिकारी रहे हैं। गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त। अजय बिसारिया कनाडा में भारत के उच्चायुक्त। विजय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के नए राजदूत। भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा ये प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं 2 वर्ष के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 12 फरवरी 2020 को गुवाहाटी में आयोजित समारोह में ऐसा पहली बार हुआ है कि फिल्म फेयर अवार्ड जो है मुंबई से बाहर किसी शहर में आयोजित किया गया पहली बार, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसमें फिल्म गली बॉय जिसके निर्देशक जोया अख्तर हैं को सर्वाधिक 13 पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये सर्वाधिक 19 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था इस फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री, गीतकार, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, संवाद सहित कुल 13 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गली बॉय के लिए। इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है रमेश सिप्पू को प्रदान किया गया। एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड गोविंदा को प्रदान किया गया। बाफ्टा पुरस्कार 2020 2 फरवरी 2020 को लंदन में वितरित किया गया पुरस्कार। ब्रिटिश फिल्मकार सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित फिल्म 1917 को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 7 पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2020 9 फरवरी 2020 को लॉस एंजल्स में वितरित किया गया। बांग जून हो द्वारा निर्देशित दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट को
सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित कुल सर्वाधिक 4 ऑस्कर प्राप्त हुए। कुल 6 श्रेणियों में नामांकित थे ये फिल्म। और ऑस्कर 2020 के लिए सर्वाधिक 11 श्रेणियों में नामांकित फिल्म जोकर था, जिसके निर्देशक टॉड फिलिक्स थे, जिसे सिर्फ 2 पुरस्कार प्राप्त हुआ। और देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जॉक्विन फिनिक्स फिल्म जोकर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लीडिंग रोल के लिए रेनी जेलवेगर फिल्म जूडी के लिए, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जो है अमेरिका मिडवेस्ट में चीनी अरबपति द्वारा एक फैक्ट्री खरीदने के बाद की स्थिति को दर्शाने वाले फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार अमेरिकन फैक्ट्री को। और यह फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा उनकी पत्नी मिशेल ओबामा द्वारा 2018 में स्थापित हायर ग्राउंड प्रोडक्शन द्वारा निर्मित पहली फिल्म है। अर्नस्ट एंड यंग पुरस्कार 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में वितरित किया गया। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किरण मजूमदार साहब को, बायोकॉन के CMD हैं ये। 4 से 6 जून 2020 को मॉन्टे कार्लो में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार वितरण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे किरण मजूमदार साहब। विश्व हॉकी महासंघ का स्टार पुरस्कार 2019 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया मनप्रीत सिंह को, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है, विश्व हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इवा डी गोटे नीदरलैंड के हैं, लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त हुआ इन्हें। और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 विवेक प्रसाद मेल में और लाल रेमसियामी फीमेल में, ये दोनों भारतीय हैं, इन्हें प्रदान किया गया। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 20 फरवरी से 1 मार्च के बीच संपन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर अवार्ड देयर इज नो इविल फिल्म को प्रदान किया गया, जिसके निर्देशक मोहम्मद रासुलोफ हैं। ईरान सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण रासुलोफ पुरस्कार वितरण समारोह में नहीं आ सके। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 17 फरवरी 2020 को बर्लिन में वितरित किए गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जो है लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया। और यह पहली बार हुआ है इन पुरस्कारों के 20 वर्ष के इतिहास में जब कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स अमेरिका की जिम्नास्ट हैं ये। और स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर ये महत्वपूर्ण है, सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। और किस लिए? 2000 से 2020 के दौरान यानी पिछले 20 वर्षों में उन्हें यह पुरस्कार 2011 विश्व कप के फाइनल के बाद के एक फोटो जिसमें दर्शकों ने उन्हें कंधे पर उठाया हुआ था उसके लिए दिया गया है। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार 2019 20 फरवरी 2020 को वितरित किया गया। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल सौरभ चौधरी निशानेबाज और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी। कम बैक ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी। कोच ऑफ द ईयर फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के हैं। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दीपक पुनिया कुश्ती के। टीम ऑफ द ईयर मनु भाकर और सौरभ तिवारी निशानेबाज। मोमेंट ऑफ द ईयर विश्व चैंपियनशिप 2019 में फाइनल मैच में PV सिंधु की विजय, इसको दिया गया मोमेंट ऑफ द ईयर। PV सिंधु जीती थी जापान के नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है बलवीर सिंह सीनियर हॉकी के हैं, इन्हें प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 24 फरवरी 2020 को घोषणा किया गया। अंग्रेजी और नेपाली सहित 23 भाषा के लिए घोषित किया गया। कन्नड़ भाषा के लिए अभी घोषणा नहीं की गई है। और देखिए मृणाली साराभाई की अंग्रेजी में लिखी आत्मकथा द वॉइस ऑफ हार्ट के गुजराती में अंतर्नाद नाम से अनुवाद के लिए बकुला घासवाला को गुजराती भाषा का पुरस्कार दिया गया। उसी तरह हिंदी के लिए गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र के हिंदी में अनुवाद के लिए आलोक गुप्ता को दिया गया। मिस डिवा 2020 एडलिन कैस्टेलिनो को दिया गया। मिस डिवा 2020 22 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित समारोह में। ये 2020 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की अधिकृत प्रतिभागी होंगी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं फरवरी के। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दाल दिवस, 11 फरवरी इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 20 फरवरी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
25 जनवरी 2020 से चीन में धात्विक चूहे का वर्ष प्रारंभ। यह 11 फरवरी 2021 को समाप्त होगा और 12 फरवरी 2021 से धात्विक बैल का वर्ष शुरू होगा। कुछ बुक्स हैं जो कि अभी हाल में ही प्रकाशित हुए हैं। पहला है MG अकबर का बुक, देखिए, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम। दूसरा बुक है VP मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके रचनाकार हैं नारायणी बसु। तीसरी बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव, शशि थरूर और समीर शरण इसके लेखक हैं। एक और बुक है रूम वेयर इट हैपेंड, इसके रचनाकार हैं जॉन बोल्टन। तीसरा विश्व आलू सम्मेलन 2020 28 से 31 जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ गुजरात के गांधीनगर में। भारतीय आलू संघ के तत्वाधान में और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला तथा पेरू के लीमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। उसके अलावा जो है महत्वपूर्ण बिंदु है कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित किया। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ 21 से 23 फरवरी 2020 के बीच। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 यह महत्वपूर्ण हो जाता है और ये किस आपदा के लिए है, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, बाढ़ से बचाव के लिए। ओडिशा के पुरी के रामचंडी तट पर 11 से 13 फरवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। बिम्स्टेक के 5 सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार ने भाग लिया इसमें। अजय वॉरियर 2020 भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण 13 से 25 फरवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादियों के परिचालन से निपटने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण। अब नेक्स्ट बिंदु देखिए, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली का नामकरण मनोहर पारिकर के नाम पर किया गया। विदेश सेवा संस्थान तथा प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया। भारत को फाइनल में हराकर बांग्लादेश अंडर 19 विश्व कप का विजेता बना। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ ये 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच 16 टीमों ने हिस्सा लिया इसमें। उत्तर प्रदेश के प्रियम गर्ग भारतीय टीम के कप्तान रहे इस सीरीज में और बांग्लादेश की टीम ने पहली ही बार ICC का कोई ट्रॉफी अपने नाम किया है। भारत के यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, कुल 400 रन बनाया सर्वाधिक इन्होंने और सर्वाधिक 17 विकेट लिया भारत के रवि बिश्नोई ने। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम की 3-0 से पराजय। रॉस टेलर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए इसमें। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पिछले 31 वर्षों में यह पहला अवसर था जब भारतीय टीम किसी एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में सभी मैचों में हार गई और इसी दौरे पर जो है न्यूजीलैंड के इसी दौरे पर जो है इस एक दिवसीय श्रृंखला से पहले 5 T20 मैचों का श्रृंखला था, इसमें भारत 5-0 से जीता था। एक तरफ जहां T20 में 5-0 से जीत रहा भारत, उसी के बाद जस्ट आयोजित एक दिवसीय श्रृंखला में 3-0 से हार का सामना करना पड़ रहा है। नसीम शाह पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर। टेस्ट क्रिकेट की 45वीं हैट्रिक इन्होंने लगाई 9 फरवरी 2020 को रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष 359 डेज थी, 17 वर्ष से भी कम। अमेरिकी क्रिकेट टीम द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर की बराबरी की, किसकी बराबरी की? तो जिम्बाब्वे की। अमेरिकी क्रिकेट टीम 12 फरवरी 2020 को नेपाल में खेला गया मैच नेपाल के ही खिलाफ, इसमें 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड जिम्बाब्वे का था 35 रन का, उसका बराबरी किया। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे 35 रन का न्यूनतम स्कोर और उसी स्कोर पर जो है अमेरिकी क्रिकेट टीम भी आउट हो गई नेपाल के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर दक्षिण अफ्रीका के T20 मैच में हैट्रिक लगाए 21 फरवरी 2020 को जोहान्सबर्ग में। 32 वर्षीय टेनिस स्टार मारिया शारापोवा का पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा 26 फरवरी 2020 को। यह रूसी खिलाड़ी 1994 से ही अमेरिका में रहती हैं। मारिया शारापोवा 5 ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन 23 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के बीच झांसी में संपन्न हुआ। महिलाओं के 10वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन केरल के कोल्लम में संपन्न हुआ 23 जनवरी से 1 फरवरी 2020 के बीच। स्क्वैश के सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 में सौरव घोषाल और ज्योत्सना चिन्नप्पा ने खिताब बरकरार रखा।
शतरंज का राष्ट्रीय टीम चैंपियनशिप 2020 का आयोजन अहमदाबाद में 7 से 13 फरवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने के 2 माह के भीतर कोनेरू हम्पी का केयर्स कप पर खिताब। महिलाओं का विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2020 3 से 24 जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। चीन के संघाई तथा रूस के व्लादिवोस्टॉक में। चीन की जू वेनजुन ने खिताब पर कब्जा बरकरार रखा। भारोत्तोलन का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 3 से 7 फरवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ कोलकाता में। मिजोरम के जेरेमी लाल जिनुंगा पुरुषों में और रेलवे की मीराबाई चानू महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक घोषित। एशिया कप ट्रायलथन 2020, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। भारतीय ट्रायलथन फेडरेशन की मेजबानी में 13 फरवरी 2020 को चेन्नई में संपन्न हुआ। पुरुषों का खिताब ऑग्नेजेन स्टोजानोविच सर्बिया के इन्होंने जीता और महिला का सर्बिया के ही बारबरा रिवेरोस ने जीता। और एशिया कप ट्रायलथन इसी के साथ जो है भारत का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। और इसमें जो है मौसम की खराबी के कारण तैराकी का चरण जो है आयोजित नहीं हो सका। पुरुष का वर्ग का खिताब इस सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब आदर्श मुरलीधर नायर ने जीता, सेना के हैं। और महिला का मणिपुर की सरोजिनी देवी थोर्डम ने जीता। दोस्तों, इस प्रकार जो है अप्रैल के पीडी के महत्वपूर्ण दिन समाप्त होते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसका MCQ हम लेकर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। 100 या 120 का MCQ, उसे देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।